नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके बुलंद आवाज़ और राजपथ उत्तर प्रदेश पर। दोस्तों, कल चौथे चरण का चुनाव संपन्न हो गया। चौथा चरण आप कह सकते हैं कि इसको मिडिल यूपी और थोड़ा सा भाग आप इधर पूर्वांचल या पूरब का कह सकते हैं। जो ये वाला हिस्सा है जहाँ पर आपका कन्नौज है, जहाँ पर आपका उन्नाव है, आपका इटावा है, आपका और दूसरे जो इम्पोर्टेंट सीट हैं वो। लेकिन अब की बार जिस तरीके से चुनाव इन्होंने बिल्कुल मिला जुला के किया है, पूरे उत्तर प्रदेश को शफल जैसा कर दिया, उस तरीके से इसमें सीतापुर भी था, इसमें हरदोई भी था और इसमें कानपुर भी था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिला करके चौथे चरण का चुनाव हुआ है। और आप ये देखिए कि इसमें जो पोलिंग परसेंटेज रहा है वो लगभग 2019 के जैसा ही है। ना तो मतदान प्रतिशत बहुत घटा ना बढ़ा, दोनों ही चीज़ें नहीं हुई हैं। अब आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसके प्रति जो लोगों की उदासीनता है, जो मौजूदा सरकार का विरोध है, एंटी इनकम्बेंसी है, वो कहीं ना कहीं होती हुई भी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि विपक्ष का वोट परसेंटेज बढ़ा हो, तो ये दोनों मिलकर के बैलेंस इस चीज़ ने वोटिंग प्रतिशत में कर दिया हो। आज सरसरी तौर पर सभी सीटों का थोड़ा सा एक एनालिसिस करते हैं आपके साथ। ज़रूरी है ये चीज़ बताना कि कब पिछली बार और इस बार में क्या डिफरेंस रहा या नहीं रहा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वोटिंग परसेंटेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। टोटल जो चुनाव हुआ है आप इसको मान सकते हैं कि ये 58% पोल हुआ है इस बार। ये जो चौथे चरण के चुनाव में सबसे पहले कन्नौज की बात करते हैं। कन्नौज हॉट सीट मानी जा रही है। कन्नौज बीजेपी के पास है फिलहाल, और डिम्पल यादव यहाँ से पिछली बार चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, बहुत कम अंतर से हारी थी। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। क्या कन्नौज एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के खाते में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, क्योंकि कड़ा मुकाबला है। सुब्रत पाठक बीजेपी के भी काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार उनको 5,63,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। डिम्पल यादव को 5,50,000 से, बहुत करीबी अंतर से डिम्पल यादव हार गई थी। इस बार सबकी निगाहें कन्नौज पर टिकी हुई हैं। हालांकि कुछ छुटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें, कुछ इतना बड़ा चुनाव में ये सब चीज़ें खैर मायने नहीं रखती हैं। वैसे मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, और कहीं कहीं पर कुछ मारपीट की और कुछ लड़ाई झगड़े की खबरें आई हैं, वोट डालने से रोका गया इस तरीके की। लेकिन ये बहुत मामूली बात है। इतने बड़े चुनाव में, इतना बड़ा लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, उसमें इतनी छुटपुट वारदातें, कुछ गलतफहमियां हो जाना, कुछ बहस हो जाना, ये बहुत आम सी बात है। तो इसको इतना कोई मेजर इशू नहीं है। तो कन्नौज देखते हैं इस बार किसके खाते में जाती है, और बहुत अच्छा पोल यहाँ पर हुआ है। और ऐसा सुनने में बताया जा रहा है कि इस बार गठबंधन का पाला मजबूत है, अखिलेश यादव यहाँ से सीट निकाल सकते हैं। अगला हिस्सा चलते हैं कानपुर। कानपुर में लगभग बराबर ही चुनाव हुआ है 2019 और 2024। 52% तब भी, 52% अब भी। सत्यदेव पचौरी बीजेपी के पास सीटें। और आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जितनी सीटें हैं 13 की 13 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास हैं। विपक्ष को यहाँ बहुत फाइट करनी पड़ेगी बीजेपी के जबड़े से ये सीटें बाहर निकालने के लिए। खैर, कानपुर में सत्यदेव पचौरी बीजेपी के 4,68,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे, मतलब उनको मिले थे। और श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस के दूसरे नंबर पर रहे थे। यहाँ पर इनको 3,13,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। अब की बार कांग्रेस और सपा का अलायंस है। देखने वाली बात ये होगी कि कौन यहाँ मजबूती से लड़ रहा है। श्री प्रकाश जायसवाल जो है वो यहाँ पर हारे थे पिछली बार, और कांग्रेस जो है कानपुर में मजबूत बताई जा रही है। वहाँ पर भी अब की बार कांग्रेस का ही प्रत्याशी है। आगे बढ़ते हैं खीरी की तरफ। खीरी में पिछली बार भी 64% पोल हुआ था, और इस बार भी बड़े ताज्जुब की बात है कि 64.64% पोल हुआ है। अजय कुमार टेनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। जो किसानों के साथ जो कुछ भी किया अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे ने, उसकी वजह से किसानों में नाराज़गी, किसानों में एक
एक रोष जो है वो मतलब क्या होता है। हालांकि विधानसभा चुनाव में 2022 में तो उसका कुछ भी असर नहीं हुआ था, खीरी बीजेपी ने जीती थी। खीरी अभी भी बीजेपी के पास है। समाजवादी पार्टी की पूर्वी वर्मा को यहाँ पर 3,90,000 ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि अजय कुमार टेनी जो है वो 6,95,000 के करीब वोट उनको मिले थे। इस बार बीएसपी ने वहाँ पर थोड़ा सा समीकरण खराब करने की कोशिश की है। वहाँ पर एक सिख कैंडिडेट दे दिया है। सिख काफ़ी संख्या में है लखीमपुर खीरी में, क्योंकि तराई का इलाका है, चावल बहुत वहाँ पैदा होता है और बड़े किसान हैं वहाँ पर सिख जो है। तो वो बीएसपी ने सिख कैंडिडेट वहाँ पर उतारा है। देखते हैं क्या कुछ होता है, किसकी जीत होती है, किसकी कहना चाहिए कि किसके वोट बैंक में सेंधमारी होती है इस बार, और उसका नुकसान किसको होता है। मतलब पुख्ता तौर पर तो किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बार बीजेपी की डगर मुझे थोड़ी कमज़ोर दिखाई देती है। मैं यहाँ पर गठबंधन को एज मानती हूँ। हालांकि मजबूती से तो यहाँ बीएसपी का कैंडिडेट भी लड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं धौरहरा की तरफ। यहाँ पर 2019 में भी 64.68% पोल हुआ था और इस बार भी 64.12% पोल हुआ है। रेखा वर्मा बीजेपी की 5 लाख से ज़्यादा वोट उनको मिले थे। अरशद इलियास सिद्दीकी बसपा से लड़े थे, इनको यहाँ पर 3,52,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। इस बार देखना होगा कि ये सीट किसके खाते में जाती हुई दिखाई देगी या किसके खाते में जाएगी। आप भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी के जो जितने भी सांसद हैं मौजूदा, उनके खिलाफ एक विरोधी लहर तो है जिसका फायदा गठबंधन को या फिर विपक्ष को या फिर बसपा को हो सकता है। सीतापुर में राजेश वर्मा बीजेपी के पास ये भी सीट है, 5,14,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। नकुल दुबे बीएसपी के 4,13,000 ज़्यादा वोट मिले थे। 2019 में 63.93 मान के चलिए 64% पोल हुआ था और अब की बार 62.22%, यहाँ पर 2% कम मतदान हुआ है। तो देखते हैं सीतापुर। हालांकि सीतापुर बहुत आसान नहीं है विपक्ष के लिए या फिर गठबंधन के लिए। यहाँ पर मुझे भारतीय जनता पार्टी को एज दिखाई देता है। हरदोई सुरक्षित सीट है। 2019 में 58.54% पोल हुआ था और इस बार 57.45% हुआ है। जयप्रकाश बीजेपी के 5,68,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। उषा वर्मा समाजवादी पार्टी की 4,35,000 से ज़्यादा। दोनों ही पासी बिरादरी से आते हैं। जो भी सुरक्षित सीट पर लड़ता है किसी पर भी, वहाँ पर सब एक दूसरे के ही वोट कम करते हैं, तो इसलिए कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी भी होगी और उसके साथ जो है उतना न्याय भी नहीं कर पाएंगे हम चीज़ों को। तो ये तो देखने वाली चीज़ होगी किसको कितना ज़्यादा वोट इस बार मिला है। मिश्रिक भी सुरक्षित सीट है। अशोक कुमार रावत बीजेपी के 5 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे और डॉक्टर नीलू सत्यार्थी बीएसपी की थी, ये 4,33,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। पिछली बार 57% मतदान हुआ था और इस बार 55% मतदान हुआ, 2% यहाँ भी कम है। यहाँ पर बताया जाता है कि बीजेपी ने अच्छी फाइट दी है, कोई टक्कर में नहीं था, कोई सामने नहीं था, तो ये सीट बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं उन्नाव की तरफ। उन्नाव में 2019 में 56.47% पोल हुआ था और इस बार 55.33% पोल हुआ है। साक्षी महाराज बीजेपी के बड़े बम्पर वोटों से यहाँ पर इनकी जीत हुई थी। 7 लाख से ज़्यादा इनको वोट मिले थे और अरुण शुक्ला जो थे समाजवादी पार्टी के, उनको 3 लाख ही कुछ वोट मिले थे। लेकिन इस बार उन्नाव का समीकरण कुछ बदला हुआ दिखाई देता है, क्योंकि बीएसपी ने जो कैंडिडेट दिए हैं अशोक पांडे, वो भी काफ़ी मजबूती से लड़े हैं और उन्होंने सीधा सीधा नुकसान जो पहुंचाया है वो साक्षी महाराज को पहुंचाया है और साक्षी महाराज के खिलाफ ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी भी है उन्नाव में। इसका मुझे नुकसान होता हुआ दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये सीट या तो बसपा या फिर कहना चाहिए कि आप विपक्ष, अगर बसपा वहाँ मजबूती से लड़ जाती है तो आप मान के चलिए कि ये सीट गठबंधन को मिल जाएगी। मुझे ये सीट बीजेपी के हाथ से फिसलती हुई दिखाई देती है। फर्रुखाबाद की तरफ चलते हैं। फर्रुखाबाद में 2019 में 58.72% पोल हुआ था, इस बार भी 58.90% हुआ है। मुकेश राजपूत बीजेपी 5,69,000 से ज़्यादा वोट मिले थे।
मनोज अग्रवाल बीएसपी के 3,48,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। फर्रुखाबाद भी मुझे बीजेपी की तरफ ज़्यादा दिखाई देता है इसका झुकाव, क्योंकि समीकरण ही इस तरीके के हैं वहाँ पर। इटावा की तरफ बढ़ते हैं। इटावा सुरक्षित सीट है। 2019 में 58.52% पोल हुआ था और इस बार 56.19% हुआ है। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया बीजेपी से 5 लाख से ज़्यादा वोट उनको मिले थे और कमलेश कुमार समाजवादी पार्टी के 4,57,000 से ज़्यादा इनको वोट मिले थे। इटावा चूँकि आप जानते ही हैं कि यादव परिवार का गढ़ रहा है। इटावा हो गया, मैनपुरी हो गया, कन्नौज हो गया, ये सब परंपरागत सीटें हैं समाजवादी पार्टी की, लेकिन वो भी पिछली बार उनके हाथ से निकल गई थी। तो क्या इस बार वापसी कर पाएंगे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर, या फिर ये बीजेपी के खाते में जाएगी, ये भी समय बताएगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में, क्योंकि इस बार के इलेक्शन में वोटर बहुत साइलेंट रहा। खासतौर पर अगर हम तीसरे और चौथे चरण की बात करें तो वोटर्स ने कुछ भी नहीं बोला, मतलब बहुत शांति से और बहुत मन में रख करके वोट किया है इस बार। अकबरपुर की तरफ चलते हैं। अकबरपुर 2019 में यहाँ पर 58.13% पोल हुआ था और अब की बार 57.58%। देवेंद्र सिंह भोले बीजेपी के 5,81,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। निशा सचान बीएसपी से लड़ी थी, 3 लाख से ज़्यादा वोट इनको मिले थे। अकबरपुर भी माना जाता है कि फाइट है यहाँ पर और देखते हैं किसके खाते में जाती है अकबरपुर। बहराइच सुरक्षित सीट है। बहराइच में 2019 में 55.22% पोल हुआ था और इस बार 60% पोल हुआ। यहाँ 5% की बढ़ोतरी हुई है बहराइच में। अक्षय बल या लाल जो है वो बीजेपी के 5,25,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और शब्बीर वाल्मीकि समाजवादी पार्टी से थे, 3,57,000 से ज़्यादा वोट इनको मिले थे। तो देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि जिस तरीके से पोल बढ़ा है तो अब वो किसके खिलाफ है, जो मौजूदा सांसद है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, या विपक्ष का वोट परसेंट बढ़ गया है गठबंधन के पक्ष में या बीएसपी के पक्ष में लोगों ने वोट किया है। देखने वाली बात होगी। नतीजे 4 जून को सबके सामने होंगे। आखिरी सीट है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में 2019 में 56.51% पोल हुआ था और 2024 में यानी अब 53.14, यहाँ 3% कम मतदान हुआ है। अरुण कुमार सागर बीजेपी से 6,88,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और अमर चंद जौहर बीएसपी से 4,20,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। शाहजहांपुर में तगड़ी फाइट है, बीजेपी का गढ़ है शाहजहांपुर। चूँकि बहुत सारी बिरादरियां यहाँ पर है, जो जिसमें से लोधी सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, वो जिसकी तरफ जाते हैं जीत उसकी होती है। शाहजहांपुर की भी सीट मुझे फंसती हुई सी दिखाई देती है। आप भी मान के चलिए कि ऐसा हम कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर इस चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुझे थोड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। लोग अब बदलाव चाहते हैं, लोग दुखी त्रस्त होकर के अब परेशान होने के बाद इतना ज़्यादा, क्योंकि यूथ में भी एक नाराज़गी है बेरोज़गारी को लेकर के और तमाम जितने मुद्दे हैं, फिर ऊपर से ठाकुरों का, राजपूतों का विरोध, जाटों का विरोध और अब सुनने में आया है कि ब्राह्मणों का भी विरोध। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं महंगी पड़ेंगी भारतीय जनता पार्टी को। और गठबंधन, विपक्ष, बीएसपी, ये सब मुझे अब उभरते हुए से दिखाई दे रहे हैं। क्या होगा वो तो खैर सभी लोगों के सामने 4 जून को होगा। क्या वापसी करेगी बीजेपी या उत्तर प्रदेश की राह उसके लिए बहुत आसान। लेकिन जिस तरीके से शुरू में एक परसेप्शन बनाया गया था गठबंधन के खिलाफ, बसपा के खिलाफ, कि कुछ नहीं कर सकते, सब शून्य है, सब जीरो है, ऐसा धीरे धीरे समय के साथ जैसा पहला चरण हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, अब चौथा हो गया, ये पूरा परसेप्शन और नैरेटिव बदलता चला गया और ये कहीं ना कहीं खिलाफ भी गया है भारतीय जनता पार्टी के। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे मतलब कमज़ोर दिखाई देती है। बीजेपी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं। पहली बात तो लहर नहीं, दूसरी बात मोदी इस बार चेहरा नहीं, तीसरी बात इतना विरोध, ऊपर से जो जिस बिरादरी से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका खुद का इतना ज़्यादा विरोध, उनकी बिरादरी का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मुझे ऐसा लगता है कि रोकेंगी या रोक सकती हैं वापसी करने में। तो बाकी पूरे देश में तो उनका कितना कैसा हाल है ये भी आपको सब पता है। मीडिया ना हो अगर, मतलब जो गोदी मीडिया है, तो फिर आपको भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई भी नहीं देगी। इस बार का चुनाव बहुत खामोशी का चुनाव है, कैंडिडेट का चुनाव है, जनता का चुनाव है। जनता खुद लड़ रही है इस बार, कैंडिडेट को देखकर लड़ रही है, उसकी मजबूती को देख करके लड़ रही है कि वो कितना सक्षम है बीजेपी को रोक पाने में। तो ये सारी चीज़ें थी चौथे चरण के चुनाव के बारे में। सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ राजपथ उत्तर प्रदेश
संदेश के साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से। प्लीज़ 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 व्यूज़ देने की प्लीज़ कोशिश कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।